Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer application code 817. So as you know, मैंने आपको पोस्ट ऐप पर शेड्यूल प्रोवाइड किया था एंड हमारी 2026 बोर्ड प्रेप सीरीज चल रही है जहां पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस हमने पहले से कवर किए हैं एंड कुछ वीडियोस हम आगे कवर करने वाले हैं एंड लाइव लेक्चर्स भी होंगे. सो इससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है. देखिए, मैंने आपको पोस्ट ऐप के थ्रू जो शेड्यूल दिया था उसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए सभी चैप्टर्स के लिए अलग अलग लाइव क्लासेस शेड्यूल थी, राइट. बट हमने उन सभी क्लासेस को एक वन शॉट वीडियो में कंबाइन किया है जो वीडियो आप अब देख रहे हैं, ठीक है. सो इस वीडियो में हम सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो को देखने से पहले आपका ये काम है कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फाइनल रिवीजन वीडियो देखना है और टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो क्विक रिवीजन हमने कंप्लीट किया है या तो आपको वो देखना है या फिर जो हमने इंडिविजुअल चैप्टर्स कवर किए हैं यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट गिवन है होम टैब पर. सो आपको यहाँ पर या तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो देखने हैं या फिर आपको क्विक रिवीजन वीडियो देखना है, ठीक है. आप बार बार एक ही चीज पूछेंगे कि मैम स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, और मैं आपको बार बार वही चीज बताऊंगी कि आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे, समझने होंगे. तो कैसे पढ़े और कैसे समझे? विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, ओके. और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अगर आपको वीडियो देखनी है तो ये भी सफिशिएंट है, ओके. बट आपको हर एक चैप्टर जरूर कवर करना है, ओके. इसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर वीडियो पर प्रोसीड करेंगे एंड फिर आगे जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उनका आपको शेड्यूल गिवन है. सो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है, ओके. सो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें ये 5 चैप्टर्स हैं. हमने लास्ट लाइव क्लास में ये सभी फाइनल रिवीजन कंप्लीट किया है इनका एंड आपको ये जरूर देखना है. सो यहाँ से 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे एंड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम पीवाईक्यू वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ओके. करते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में. ये 50 मार्क्स का पोर्शन है. सो यहाँ पर हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं एंड इस वीडियो में हम ये 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. और साथ ही इतना ध्यान रखें, हम आगे और भी पीवाईक्यू सैम्पल पेपर ये सभी चीजें सॉल्व करने वाले हैं तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, ओके. सो ये सभी चीजें एक कंप्लीट सीरीज है तो आपको इन सभी को फॉलो करना है. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक वीडियो देख लिया एंड दैट्स इट, नो. आपको हर एक चीज प्रॉपरली रिवाइज करनी है. वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो, देन दिस क्वेश्चन आंसर वीडियो एंड ऑल अपकमिंग वीडियोस, ठीक है. आपके पास इतना टाइम है इसलिए अपनी प्रिपरेशन में पूरी डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करिए और डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, ओके. सो यहाँ पर पार्ट बी में 1, 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे. So we are starting with chapter 1 correspondence. First question, the exchange of information within the same organization in written format is known as. जब हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इसे हम कहते हैं मेमोरेंडम या फिर मेमो. सो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं. Then next, in indented style, the typist types each line of the paragraph from the left set margin except the dash line. Means indented style में हम हर एक लाइन लेफ्ट सेट मार्जिन से लिखते हैं बट कौन सी लाइन नहीं लिखते लेफ्ट सेट मार्जिन में? फर्स्ट लाइन. Then next, name the letters which should be written with proper formatting techniques and demand special care of dignity and designation of the officer. So ऐसे letters जहाँ पर हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हम डिग्निटी का ध्यान रखें और साथ ही जो ऑफिसर उनकी डेजिग्नेशन का भी ध्यान रखें. इसी तरह से हमें प्रॉपर टेक्निक से लेटर लिखना है. तो ये हम ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस. यहाँ पर मैंने हर एक आंसर के आगे ये राइट लगाया है. ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये आंसर है. एज सच आपको एग्जाम में इस तरह का सिंबल नहीं बनाना है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर सिंसियरली. इट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड इशूड पीरियोडिकली. सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है ऑफिस ऑर्डर एंड ये पीरियोडिकली डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड इशू किए जाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ई करेस्पॉन्डेंस हैज ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर डैश बिजनेस. ई करेस्पॉन्डेंस मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू मीन्स जहां पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं मीन्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं. सो ये मॉडर्न बिजनेस के लिए एसेंशियल होती है. Then dash is used by the competent authority for issuing
इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर हम ऑफिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो मीन्स ऑफिस ऑर्डर सिर्फ एक ऐसी अथॉरिटी ही दे सकती है जिसके पास ये राइट है एंड वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वही इसे इशू कर सकती है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो आपने देखा अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड देखी वहां पर भी ऑफिस ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था और यहाँ पर भी। सो इस तरह से अगर आपने पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आपको हो सकता है डाउट हो कि यहाँ पर भी क्या वही आंसर होगा। इसलिए जरूरी है कि या तो आप एक बार वन शॉट वीडियो देखें या फिर आप एक बार चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, वन शॉट वीडियो देख लेंगे तो उतना भी सफिशिएंट है। आपने पहले से देखी हुई है तो ठीक है, आपको दोबारा नहीं देखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल नोट और अनऑफिशियल नोट इज, इसे हम ऑफिस नोट भी कहते हैं। देन नेक्स्ट, a memorandum memo is considered a brief form of written communication for, so memo को हम internal use के लिए यूज करते हैं, मीन्स जब हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करनी है तो इसका मतलब इंटरनल यूज के लिए हम मेमो को कंसिडर करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जब आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिले जहां पर इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हो तो उसमें आंसर में आपको ऑप्शन नंबर एंड ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। सो ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ऑफिस लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर, अनऑफिशियल नोट्स, सर्कुलर लेटर्स, एंडोर्समेंट्स, notifications, resolutions, press release. So these are the different types. जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में सभी मेंशन करें क्योंकि यहाँ पर हमें एज सच बताया नहीं गया है कि स्पेसिफिकली कितने मेंशन करने हैं, बट फिर भी यहाँ पर हमें मिनिमम 4 to 5 तो जरूर मेंशन करने हैं जो स्पेसिफिकली हमने सिलेबस में पढ़े हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। सो ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस स्पेसिफिकली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट वर्क के लिए होती है। इसमें ऑफिस, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, इन सभी के बीच कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं एंड ये ऑफिशियल एक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, मतलब यहाँ पर सारा वर्क ऑफिशियल होगा। बट जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस की तो ये स्पेसिफिकली बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है, इसमें जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का रोल हो। यहाँ पर ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में हम ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, जहां पर गवर्नमेंट इंक्लूडेड होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, वहां पर ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस होगा। बट जहां पर हम सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं वहां पर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस होती है। तो इसमें बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर डिफरेंट बिजनेस हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उनके बीच में बिजनेस करेस्पॉन्डेंस होती है। Then next question, write 3 styles of business correspondence. So 3 कॉमन स्टाइल्स हैं। सबसे पहला है इंडेंटेड स्टाइल, ये ओल्डेस्ट स्टाइल माना जाता है। यहाँ पर हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंटेड होगी एंड बाकी लाइंस हमें लेफ्ट साइड मार्जिन से लिखनी होंगी। देन ब्लॉक स्टाइल, इसे फुली ब्लॉक्ड स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइपराइटिंग भी कहते हैं एंड यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ इंडेंटेड नहीं होंगे, कोई हेडिंग सेंटर में नहीं होगी, हर चीज हमें लेफ्ट साइड मार्जिन से ही स्टार्ट करनी होगी। देन नेक्स्ट इज सेमी ब्लॉक स्टाइल। सो ये बेसिकली फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्स है, कॉम्बिनेशन है, इंडेंटेड स्टाइल एंड ब्लॉक स्टाइल का मिक्स है एंड इसलिए इसे हम सेमी ब्लॉक स्टाइल कहते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कोई इंडेंटेशन नहीं होगा और जो बाकी टेक्स्ट लिखना है पैराग्राफ में वो लेफ्ट साइड मार्जिन से लिखा जाएगा। सो यहाँ पर इसलिए हमने इसे सेमी ब्लॉक स्टाइल कहा है। नाउ प्रोसीडिंग टू चैप्टर 2 मेन्यूस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे, हम सिर्फ कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं एंड आगे जो हम पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर वीडियो डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये वीडियो हो गई तो हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं, यहाँ पर हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं और आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जो इस वीडियो में कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और जो आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू चैप्टर 2 मेन्यूस्क्रिप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, साइंस और सिंबल्स टू मेक द करेक्शन आर प्रोवाइडेड इन द डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो हमें कौन से करेक्शंस करने हैं, इसके लिए साइन और सिंबल हम मेन्यूस्क्रिप्ट में प्रोवाइड करते हैं। Then, to become an efficient office assistant, one should attain mastery in dash science.
इसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रूफ करेक्शन साइंस प्रॉपरली आने चाहिए। देन राइट द मीनिंग ऑफ दिस साइन। सो ये साइन होता है जस्टिफाई करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज जस्टिफाई द मैटर राइट साइड। ये राइट साइड के लिए सिंबल है। देन विच मैन्युस्क्रिप्ट साइन इज यूज टू इंसर्ट द मैटर इन द मार्जिन। सो यहाँ पर अगर हमें कोई मैटर लिखना है, मीन्स वहां पर हमने लिखा नहीं है और हमें वहां पर मैटर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए साइन यूज किया जाता है। एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड प्रूफ करेक्शन साइन जरूर लर्न करने हैं जो आपकी बुक में गिवन है। ओके, सारे साइंस, उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, उनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग मैन्युस्क्रिप्ट साइंस। सो फर्स्ट साइन है, ये हम न्यू पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, एंड इनफैक्ट इसकी जगह एनपी भी लिखा हो सकता है, तो उसका मतलब भी न्यू पैराग्राफ होता है। देन नेक्स्ट, ये हम यूज करते हैं स्पेस इंसर्ट करने के लिए। देन एसपी मीन्स स्पेलिंग एरर है, उसको करेक्ट करना है। देन ये सिंबल हम यूज करते हैं ट्रांसपोज करने के लिए, मीन्स वर्ड्स आगे और पीछे करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेटर्स को पहले लिखना है, द को बाद में लिखना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से सिंबल बना दूंगी। ओके, सो इसका मतलब है ट्रांसपोज मीन्स उसकी पोजीशन एक्सचेंज करना। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू चैप्टर 3, एक्सेल। Charts show the proportion of each value to the total value in a data series. Identify the chart name. तो हमें यहाँ पर चार्ट का टाइप बताना है जिसमें बेसिकली टोटल वैल्यू का चार्ट होता है, एंड फिर उसमें हर एक का प्रोपोर्शन दिखाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज पाई चार्ट। यहाँ पर एक सर्कल होगा, वो डिफरेंट पाई में डिवाइड होगा। सो हर एक पाई एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंडिकेट करेगी कि उसका कितना प्रोपोर्शन है। Then next question, through AutoFit feature row dash and column dash can be adjusted. AutoFit की हेल्प से हम रो हाइट एंड कॉलम विड्थ को एडजस्ट करते हैं। What will you do to prevent unwanted changes in a row or column without removing the data? Means हमें डेटा तो डिलीट नहीं करना है, बट हम ये चाहते हैं कि रो और कॉलम का डेटा चेंज ना हो, तो उसके लिए हम उसे टेम्परेरी हाइड कर सकते हैं। सो इसके लिए हाइड रोज हाइड कॉलम्स ऑप्शन चूज कर सकते हैं। When an Excel worksheet is open, cell dash is already active. Means जब आप एक Excel worksheet को ओपन करेंगे तो उसमें पहले से कौन सा सेलेक्टिव सेल होता है, मतलब सेलेक्टेड होता है A1, the first cell. Next question, write the explanation of the following comparison operators. So first operator है less than or equal to, then next है not equal to. After typing the formula in the cell, when the enter key is pressed, only dash is displayed in the cell. So जब हम फॉर्मूला टाइप कर देते हैं सेल में, सो एंटर की प्रेस करने के बाद हमें फॉर्मूला दिखता है या कैलकुलेटेड रिजल्ट, हमें सिर्फ कैलकुलेटेड रिजल्ट डिस्प्ले होता है। और अगर हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तब जाकर हमें फॉर्मूला दोबारा दिखाई देगा, बट अगर हमने एंटर प्रेस कर दिया तो हमें फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है। ओके, एन एक्सेल फॉर्म इज द पार्ट ऑफ द एक्सेल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है। देन बाय डिफॉल्ट विच 3 कमांड्स डज क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन। बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडू, रीडू ये कमांड्स होती हैं, एंड हम इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिल हैंडल इज प्रोवाइडेड इन द डैश कॉर्नर ऑफ द सेल। फिल हैंडल राइट कॉर्नर में प्रोवाइडेड होता है। Then write the mouse action by which the entire row gets selected. पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हमें रो लेबल मीन्स रो हेडिंग पर क्लिक करना होगा। एक्टिव सेल इज अ कंपोनेंट ऑफ स्प्रेडशीट, ट्रू और फॉल्स। एक्टिव सेल स्प्रेडशीट का कंपोनेंट होती है। एक्टिव सेल का मतलब होता है जो सेल हमने करंटली सेलेक्ट किया है। सो द आंसर इज ट्रू। Then to move the cell contains only a short distance, the dash method is used. अगर हमें सेल कंटेंट्स को एक शॉर्ट डिस्टेंस पर मूव करना है, इसके लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करते हैं। देन डैश इज यूज टू लॉक स्पेसिफिक रो और कॉलम। जब हमें रो और कॉलम को लॉक करना है, मींस उनकी पोजीशन को लॉक करना है, तो इसके लिए हम फ्री स्पेस का यूज करते हैं।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, illustrate the difference between workbook and worksheet. So इसके लिए आप सिंपली अपनी बुक का एग्जाम्पल याद रखेंगे। जिस तरह से आपकी एक बुक होती है और उसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, वैसे ही एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। सो वर्कबुक इज अ फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स. वर्कशीट्स आर पेजेस विद इन अ वर्कबुक एंड कंटेन डेटा. सो एक्चुअल डेटा वर्कशीट्स के अंदर होता है और काफी सारी वर्कशीट्स मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। ओके, then what is the difference between row and column? So row means horizontal arrangement of cells like 1 2 3 4, सभी नंबर जो होते हैं वो rows होते हैं and ये horizontally arranged होंगे. Then column, vertical arrangement of cells like A B C D, so ये सभी होते हैं columns. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फीचर्स ऑफ ऑटोफिल इन एक्सेल. सो ऑटोफिल हम वैल्यूज को ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए यूज करते हैं। लाइक हमें कोई भी पैटर्न बनाना है तो उसके लिए हम फर्स्ट 2 वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पर हमें बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए ऑटोफिल हैंडल का यूज करना होगा। तो इसके लिए हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिल हैंडल को ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन एक्सेल. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिससे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो इसके लिए हम सभी ऑपरेटर्स यहाँ पर लिखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर देंगे। सो सबसे पहला है एक्सपोनेंशियल, ये पार के लिए यूज होता है, 4 रेज टू द पावर 2, सो इसका आंसर होगा 16। देन प्लस, ये एडिशन के लिए 4 + 2 मीन्स 6। देन माइनस, ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, 4 - 2 2 आएगा आंसर। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टारिक्स यूज करेंगे, 4 × 2, यहाँ पर आंसर आएगा 8। देन डिवीजन, सो डिवीजन में हम क्वेश्चन रिटर्न करते हैं, 4 / 2, हमें आंसर मिलेगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला इन एक्सेल. सो फॉर्मूला मीन्स ऐसी एंट्री जिसमें एक इक्वेशन है जिसे हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें हो सकता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करें एंड उस पर ऑपरेशन करें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम किसी सेल को रेफर करें, जिसके लिए हम सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। सो इसमें हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी हो सकते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, तो हम कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे फॉर्मूला के बारे में। जैसे फॉर्मूला में हम ऑपरेटर, सेल रेफरेंस, रेंज नेम्स, वैल्यूज, फंक्शंस देते हैं। फॉर्मूला को हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट करना है। देन जब हम फॉर्मूला सेल में एंटर करते हैं और उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें सेल में कैलकुलेटेड रिजल्ट विजिबल होता है। और अगर हम उसमें जिस सेल में फॉर्मूला है, अगर हम उसे एक्टिव सेल बनाते हैं तो वो वही फॉर्मूला डिस्प्ले करेगा, कहाँ पर, फॉर्मूला बार में, बट वहां पर हमें एक्चुअल वैल्यू ही शो हो रही होगी। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, पावर पॉइंट. One of the working areas of normal view is outline tab which displays small images called. So normal view में हमें outline tab मिलता है जहां पर हमें thumbnails मिलते हैं, जिसमें हमें हर एक स्लाइड एक स्मॉल इमेज की फॉर्म में विजिबल होती है. By dash one can control speed of transition slide and add sound in the slide. अगर हमें स्लाइड का ट्रांजिशन की स्पीड एंड उसमें साउंड ऐड करने हैं तो इसके लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन यूज करते हैं. देन राइट द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट. पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए Alt + F4 यूज करेंगे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट. सो स्लाइड लेआउट में चार्ट, लिस्ट, टाइटल्स ये एग्जिस्ट करते हैं, बट एनिमेशन ये स्लाइड लेआउट में नहीं होता. मीन्स जब हम डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स देखते हैं, किसी में टाइटल होता है, किसी में चार्ट्स भी अवेलेबल होंगे, उसमें ऑप्शन होता है, हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बट एज सच एनिमेशन के लिए वहां पर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्पीकर नोट्स एंड हैंडआउट्स. सो इसके लिए हम स्पेसिफिकली इस चैप्टर में पावर पॉइंट की बात करें, इसलिए हमने इसी सॉफ्टवेयर का नेम मेंशन किया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पैनल्स अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द करंट स्लाइड.
सो एनिमेशन पैनल हमें राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है। देन द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 यूज करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सी ऑल स्लाइड्स एट वंस। अगर हमें सारी स्लाइड्स एक बार में देखनी है तो इसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज करते हैं, जिसमें हमें थंबनेल्स की फॉर्म में सभी स्लाइड्स एक साथ दिख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड। सो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली MS पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। इसमें हम स्लाइड शो बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पीकर नोट्स, हैंड आउट्स ये सभी बना सकते हैं। एंड इसमें हम पिक्चर्स, साउंड इफेक्ट, टेबल, चार्ट्स, एनिमेशन, म्यूजिक ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड। सबसे पहला डिफरेंस, प्रेजेंटेशन का मतलब है जिसमें सारी स्लाइड्स का एक कलेक्शन होगा एंड इसमें हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो वहां पर हर एक स्लाइड में हम किसी सब टॉपिक की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड जब हम एक स्पेसिफिक स्लाइड की बात करेंगे तो वो एक सिंगल पेज होगा जिसमें एक स्पेसिफिक सब टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। स्लाइड्स के कलेक्शन को हम कहेंगे प्रेजेंटेशन एंड सिंगल पेज को हम कहेंगे स्लाइड। What do you understand by स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब है जब हम प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करते हैं जिसमें ऑडियंस को हम फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करते हैं। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। हम बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए F5 शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या फिर करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करना है। इसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करेंगे, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट या थीम चूज करनी है वो चूज करेंगे। देन प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जहां पर हम फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे एंड वो हम यूज कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टू चैप्टर 5, इंटरनेट सर्च। First question, the dash is a unique address of a particular website. The correct answer is URL. Then write the full form of ISP, Internet Service Provider. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहेगा कि मैम सारे फुल फॉर्म्स आप एक ही बार में बता दीजिए। जो स्टडी मटेरियल है जो हमें CBSE प्रोवाइड करता है, वहाँ पर आपको लास्ट में सारे फुल फॉर्म्स एक जगह पर गिवन है। ओके, सो यू कैन रेफर टू इट। ओके, एंड CBSE स्टडी मटेरियल कहाँ पर मिलेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ B2B एंड C2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। डैश ऑपरेटर इज यूज टू एक्सपैंड द सर्च। द करेक्ट आंसर इज और। लाइक अगर आपने कोई भी चीज आपको सर्च करनी है, उसमें अगर आप सिर्फ एक कीवर्ड दे रहे हैं, लाइक आपने दिया है कंप्यूटर, तो वो सिर्फ कंप्यूटर के रिजल्ट्स ही शो करेगा। बट अगर आप लिखते हैं कंप्यूटर और माउस, तो वहां पर कंप्यूटर और माउस दोनों के रिजल्ट्स वहां पर आपको दिखेंगे। तो मतलब सर्च एक्सपैंड हो गया है। द करेक्ट आंसर इज और। देन डैश इज कॉल्ड एन इंडियन सर्च इंजन एंड इट इज पावर्ड बाय गूगल। द करेक्ट आंसर इज इंडिया टाइम्स। वी नीड द सर्विसेज ऑफ द सर्च इंजन फॉर डैश द डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो डॉक्यूमेंट है उन्हें सर्च करने के लिए हमें सर्च इंजन की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। देन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब डायरेक्टरी, याहू। देन राइट फुल फॉर्म ऑफ गूगल। एज सच गूगल की कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं है, बट हमारी बुक में गिवन है। हम ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड टूल जिससे इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से हम स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। मतलब जो कीवर्ड हमने सर्च किया है उसी से रिलेटेड हमें रिजल्ट शो किए जाएंगे एंड उसमें से रेलेवेंट को हम चूज कर सकते हैं।
राइट 4 ways in which e-commerce can be categorized. ई-कॉमर्स को हम 4 ways में कैटेगराइज करते हैं: B2B, बिजनेस टू बिजनेस; B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर; C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस; एंड C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. राइट द स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन. सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, देन वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर यूआरएल टाइप करेंगे सर्च इंजन का. सर्च इंजन का होम पेज ओपन होगा जहाँ पर हमें क्वेरी में अपनी क्वेरी लिखनी है सर्च बॉक्स में, एंड फिर एंटर प्रेस करना है. फिर हमें रिजल्ट शो हो जाएंगे, रेलेवेंट रिजल्ट्स में से हम चूज कर सकते हैं. नाउ प्रोसीडिंग टू चैप्टर 6, ईमेल. First, Nikita wants to store the email addresses of her friends in her computer. Which of the following features in Outlook should she use? So, email address store करने हैं कंप्यूटर में, तो इसके लिए Outlook का contacts option चूज कर सकते हैं, ऑप्शन सी. All email addresses are recognized by dash sign. The correct answer is @. Then Gmail is a dash product. Gmail Google product है, ऑप्शन बी. ईमेल डज नॉट रिक्वायर डैश कंपोनेंट्स. ईमेल को किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है? फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे पेन, पेपर और मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है. मींस ऐसा नहीं है कि ईमेल को एक पर्सन ले जाकर दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करता है, नहीं. सो इसमें हमें फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे पेन, पेपर, मैन पावर, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डिलीटेड मेल्स आर प्लेस्ड इन द डैश फोल्डर. डिलीटेड मेल्स जाते हैं ट्रैश फोल्डर में. Dash is a quick and inexpensive way to stay in touch with the near and dear ones. The correct answer is email. Electronic mail is stored in the mail server. Then the compose button is provided on the dash side of your Gmail page. Left side पर given होता है compose button. Compose button means जिसकी help से हम new email compose करते हैं, लिखते हैं. डैश आइकन एट द बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो रेफर्स टू एन अटैचमेंट. अगर हमें अटैचमेंट यूज करना है, मीन्स कोई भी इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना है, तो इसके लिए हम पेपर क्लिप आइकन को क्लिक करते हैं, जिसका मतलब होता है अटैचमेंट. ऑल डिलीटेड मेल आर प्लेस्ड एट द ट्रैश. ये हमने अभी डिस्कस किया था. Then mention any three importance of email. So email fast है, इंटरनेट के हेल्प से हम इजीली ईमेल सेंड कर सकते हैं, एंड जैसे ही हम सेंड करते हैं वो रिसीवर तक पहुंच जाता है, तो उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा. देन मास मेलिंग मीन्स हम एक ही टाइम पर मल्टीपल रेसिपिएंट्स को मेल सेंड कर सकते हैं. देन ईमेल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स हम ईमेल को एज फ्यूचर रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं. सो इसको हमारे डिस्कशन या कन्वर्सेशन का एक रिकॉर्ड कीपर भी यूज किया जाता है ईमेल को. इन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, कंप्यूटर वायरस. A computer virus will pass from one computer to another computer like dash virus passes from person to person. So computer virus कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है, बट जो बायोलॉजिकल वायरस होता है वो पर्सन से पर्सन में पास होता है. सो द करेक्ट आंसर इज बायोलॉजिकल. Then it is a computer software used to identify and remove computer virus. So कंप्यूटर वायरस को आइडेंटिफाई और रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस यूज करते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ए. Then virus spreads very fast through networks and infected dash. So वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पेन ड्राइव की वजह से एंड नेटवर्क्स की वजह से. देन नेम टू ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट. कोई भी दो नेम्स यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लिनक्स, यूनिक्स. Then next question, viruses are classified on the basis of their nature of dash and behavior. द करेक्ट आंसर इज इन्फेक्शन मीन्स कैसा इन्फेक्शन है और कैसा बिहेवियर है, इसके बेसिस पर हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस इज एन डैश वायरस. इलेक्ट्रॉनिक वायरस है कंप्यूटर वायरस. देन डैश इज द मेन रीजन ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में वायरस इन्फेक्शन का मेन रीजन होता है इंटरनेट. देन डैश वायरस हैज बीन नोन टू डैमेज एंड इन्फेक्ट द एंटायर लैंड. द करेक्ट आंसर इज वॉर्म. वॉर्म की वजह से पूरा लैंड, पूरा नेटवर्क भी अफेक्ट हो सकता है. देन ई बैंकिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश वायरस. द करेक्ट आंसर इज ट्रोजन हॉर्स. मीन्स ट्रोजन हॉर्स की वजह से बैंकिंग डिटेल्स भी लीक हो सकती हैं, स्टील हो सकती हैं, चोरी की जा सकती हैं.
देन हाउ कैन यू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस अटैक इन अ कंप्यूटर? सो हमारे कंप्यूटर पर वायरस अटैक ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी कम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे हमें एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेटेड रखना चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज नहीं करने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना होगा जो सिक्योर है, एंड साथ ही एंटीवायरस भी वहां पर यूज करेंगे। सस्पिशियस एंड अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करेंगे, सिस्टम फाइल्स को रीड ओनली कर देंगे, एंड अपने पासवर्ड को हमेशा प्रोटेक्ट करें। विंडोज को हमेशा अपडेटेड रखें, मीन्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखें। स्कैन यूएसबी ड्राइव्स को यूज करना है। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ टिप्स डिस्कस किए हैं जिससे हम वायरस अटैक की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज एंटीवायरस? नेम एनी 4 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करता है एंड रिमूव करता है। सो अगर कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है, सो उसमें वायरस एंटीवायरस हमें हेल्प करेगा उसे रिमूव करने में। सो यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स हैं कैस्पर स्काई, नॉर्टन, मैकेफी, क्विक हील, ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज वीडियो। एंड जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये पूरी एक सीरीज है एंड आपको पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है। सो अगर आपने ये वीडियो देख ली है एंड इससे पहले अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखी थी, सो अब आपको वन शॉट वीडियोस कंप्लीट करने हैं। ओके, एंड अब शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर वीडियो थी वो हमने इसमें कंबाइन कर ली है, ठीक है। और जो आने वाली पीवाईक्यू सैम्पल पेपर वीडियोस हैं उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो वो वीडियो भी मस्ट है देखने के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून एंड कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।